फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी के बाद कॉमेडी ऑफ मैनर, उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी के बाद हमने हीरोइक प्ले और ट्रेजेडीज की बात की। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री, एंड दिस टॉपिक poetry, it will take at least 2 to 3 lessons, because Dryden is there, Pope is there, and then क्या नाम उनका है जो स्विफ्ट हैं, कई सारे लोग हैं और इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस नेट में मिलते हैं। Along with that, I want to tell you friends, you please keep on studying your books, notes from internet, choice is yours, source जो भी आपके पास है, पढ़ते रहिए। डेली आपने पढ़ना जरूर है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक योर नेट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एट लीस्ट 4 hours डेली। एंड टर्म्स ऑल्सो, लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम, वो बुक आपने जरूर ले लिया होगा, या कोई और बुक है तो उससे पढ़ते रहिए। यदि खरीदना है तो एम.एच. अब्राहम ही खरीदे। तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 18th century पोइट्री। Now the poetry is totally different that of the previous poetry, और यहाँ पर एक नया जो है रिफॉर्म नंबर, ये जो है बात करते हैं वोलर, एडमंड वोलर और जॉन डैनम, ठीक है ना। तो रिफॉर्म नंबर्स कि यहाँ पर न्यू क्लासिकल, यहाँ टाइटल से ही क्लियर होता है। तो काफ़ी जो है टोटली नई चीज़ें हैं, रिफॉर्म नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा, ये जो पोइट्री है इसमें विट एंड एलिगेंस, ये दो एलिमेंट जो है दे आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन 18th century पोइट्री। और जो है जॉन ड्राइडन एनस मिराबिलिस इसके प्रीफेस में लिखते हैं, पोइट्री इज और ought to be wit, फिर इल्प्सी लगाकर लिखते हैं wit in poetry in terms of faculty of imagination in writer. It means that John Dryden is emphasizing on the use of wit in poetry. तो ये एक नया पोइट्री जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस तरीके का पोइट्री है। हीरोइक कपलेट, वो हीरोइक प्ले जब हमने बात की उसमें हम हीरोइक कपलेट की बात कर चुके हैं। दे आर यूजिंग हीरोइक कपलेट, समवेयर वी फाइंड ब्लैंक वर्ड्स ऑल्सो। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि इन लोगों के पास जिस तरीके से ड्रामा में कॉमन थीम्स इश्यूज नहीं थे, सोशल इश्यूज नहीं थे, वो सोशल इश्यूज जो है वो पोइट्री में भी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्पेशली स्टायर मिलेंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टायर हैं, ठीक है ना। स्टायर काफ़ी लिखे गए हैं इस एज में, स्टायर्स की बात ज़्यादा है। और जो है टोटली इट इज़ द एज ऑफ, इट वॉज द एज ऑफ स्टायर। जब स्टायर की बात करते हैं, होरेस, जुवेनल, इन दोनों को जो है काफ़ी इनकी इमिटेशन है, इनका इन्फ्लुएंस साफ दिखता है पोइट्री के ऊपर। अब देखिए शुरुआत जहाँ से होती है वो एडमंड वोलर और जो है हमारे जॉन डैनम की हमने बात की थी शुरू में, रिफॉर्म नंबर्स की बात हमने की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोलर की। एडमंड वोलर,
एडमंड वॉलर की बात शुरू में जो है वो कर लेते हैं। अब एडमंड वॉलर जो 1608 टू 1687 जिनका लाइफ स्पैन है, ओहो दिस इज 87 जिनका लाइफ स्पैन है, ये दोनों की बात हम करें, एडमंड वॉलर एंड जॉन डैनम, दे आर नॉट मेजर पोइट्स, दे वर माइनर पोइट्स, बट स्टिल दे वर द फाउंडिंग फिगर्स। शुरुआत के लोग थे, वहाँ से ट्रेडिशन वो शुरू होता है। तो इनकी यदि एक दो पोएम की बात करें जो आ सकती है, ऑन अ गर्डल, इट्स अ पोएम, ऑन अ गर्डल बाई एडमंड वेलर, ये इनका इम्पोर्टेंट पोएम है। और इसके अलावा भी एक दो पोएम है, गो लवली रोज, एक और है लास्ट वर्स इन द बुक। यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम है, माइनर पोएट है, बट स्टिल वी मस्ट नो दीज 3 पोएम्स, वेल नोन पोएम ऑफ एडमंड वॉलर, तो एटलीस्ट वी मस्ट नो द टाइटल ऑफ दीज पोएम्स, तो दे वर रिटन बाई एडमंड वॉलर। इसके बाद बात करें तो जॉन डैनम की बात करते हैं। जॉन डैनम अपनी एक पोएम के लिए प्रोमिनेंट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और वो पोएम उनका है कूपर्स हिल। दैट इज द पोएम दैट मेक्स हिम यूनिक, मेक्स हिम यू कैन से स्पेशल। वॉलर की बजाय इनको थोड़ा सा स्पेशल जो बनाती है। और इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं था, वो 1615 टू 59, ये मान के चलिए 34-35 ईयर का इनका रहा। 1615 टू 59 ये इनका लाइफ स्पैन रहा। जो कूपर्स हिल है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप। नेचर डिस्क्रिप्शन है। कूपर्स हिल का जो ट्रेडिशन शुरू होता है, उसके बाद वो हमें जो है एक है ग्रोंगर्स हिल, उसके बाद है विंडसर फॉरेस्ट, और उसके बाद है टिंटन एबे। प्राइम एग्जाम्पल इज टिंटन एबे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। न्यू क्लासिकल एज के टाइम पे जैसे विंडसर फॉरेस्ट जो है पोप का जो पोएम है, टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ का पोएम है, तो ऐसा पोइट्री है ही नहीं है न्यू क्लासिकल में। ये एक जो है अलग से यूनिक पोइट्री उस टाइम का था, जो आगे चलकर रोमांटिसिज्म में पूरा फ्लो पे आता है, स्विंग पे आता है। तो ये इनके साथ इनको जोड़कर देखना कूपर्स हिल को बहुत ज़रूरी है। इसको जो है जो डॉक्टर जॉनसन है वो लोकल पोइट्री बोलते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज लोकल पोइट्री, स्पेशली कूपर्स हिल, उसके बाद ये 3 मैंने आगे बताया, ग्रोंगर्स हिल है, उसके बाद विंडसर फॉरेस्ट है, पोप का है, टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ का है, और जो डॉक्टर जॉनसन टर्म यूज करते हैं दैट इज लोकल पोइट्री। तो कूपर हिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, इसलिए इसका स्पेशली आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद इसके बाद एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी। देखिए, एक तो क्लब बने हैं, कुछ ग्रुप बने हैं, और कुछ एक आध इस तरीके का जो इस्टेब्लिशमेंट हो गया, वहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो स्क्रिबलर्स ग्रुप हो, चाहे वो ब्लूम्सबरी ग्रुप हो, चाहे वो जो है और काफ़ी सारे ग्रुप जो बने हैं, काफ़ी सारे इस तरीके के हैं, 2-3 जो अभी ध्यान में आए हैं मैंने उसको मेंशन किया। वहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी विट्स रहा हो, इस तरीके से जितने भी इस तरीके के ग्रुप बने हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, एक क्वेश्चन हर बार आता है। जो रॉयल सोसाइटी है, वैसे तो ये 1645 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट इन 1645 व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट वाज अनऑफिशियल, एंड ऑफिशियली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1660।
ऑफिशियली एंड एट दैट टाइम अनऑफिशियली। तो बेसिकली यदि इसका ईयर आता है इस्टेब्लिशमेंट का, दैट इज 1660, और 1662 से प्रॉपरली यहाँ से काम शुरू होता है। उसके बाद है एक यहाँ से एक वर्क पब्लिश होता है, ट्रांजैक्शंस ऑफ फिलोसफी। इट पब्लिश्ड इन 1665। तो रॉयल सोसाइटी is also important, at least we must know sometime we can expect such kind of the question in net also. So that's why, so Royal Society unofficially 1645, officially 1660 और ट्रांजैक्शन ऑफ फिलोसफी 1665। तो ये इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हमारे लिए हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे बड़े पोइट की। इस पूरे लेसन में हम ड्राइडन का ही जिक्र करेंगे, ड्राइडन की पोइट्री की बात करेंगे, उसके बाद उनका क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। पोइट्री की बात करें तो देखिए ड्राइडन ने काफ़ी पोइट्री जो है लिखी है, हिस्टोरिकल पोएम्स लिखी, एलिजीज लिखी, पेनग्रीक्स लिखी, स्टायर लिखे, ट्रांसलेशंस उनके रहे हैं, ओड रहे हैं, तो बहुत बड़ा राइटर है। अब ड्राइडन की बात करें तो ठीक है, ड्राइडन ऑल्सो अटेंडेड, क्या उसको बोलते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ही वॉज रोमन कैथोलिक, लेकिन जब 1660 में रेस्टोरेशन होता है चार्ल्स सेकंड के बाद, उसके बाद जब उनके सक्सेसर की बारी आती है तो वहाँ पर काफ़ी सारा विवाद छिड़ता है और उसको चलकर ये अपना जो है फिर चेंज कर लेते हैं अपना रिलीजन। जब ये रिलीजन चेंज करते हैं उसके बाद फिर विग जो ड्यूक ऑफ मनमथ हैं वो विग जो है वो आ जाते हैं, विग पार्टी पावर में आ जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से जो मैरी है 1688 जो गोल्डन रेवोल्यूशन होता है, मैरी आती है और उनके हस्बैंड, फिर उसके बाद तीसरी बार फिर से रोमन कैथोलिक वापस बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ड्राइडन है उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है अपने पावर के हिसाब से, कि जो लोग पावर में आए हैं उसी तरफ उन्होंने पलटी मारी है। लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि इनको वहाँ कोर्ट से कोई स्पेशल जो है इनको गिफ्ट मिला हो। बट ये सच है कि इन्होंने 3 बार अपना जो है चेंज किया है। बट जो ड्राइडन को स्टडी करें तो इट वॉज द अनसर्टेनिटी ऑफ द फेथ रीजन, दैट्स वाई ही चेंज्ड हिज रिलीजन फ्रॉम रोमन कैथोलिक देन इंग्लिश चर्च एंड अगेन यू कैन से रोमन कैथोलिक। तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ड्राइडन का। अब इसके बाद ड्राइडन को जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनस मिराबिलस की। एनस मिराबिलस जो पोएम इनका है, ये क्या है, 4 days नेवल बैटल ऑफ स्कॉटिश, और उसके बाद जो है लंदन फायर, ग्रेट लंदन फायर जिसको बोलते हैं, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, रादर फायर ऑफ लंदन, ये इसका थीम रहता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन से एनस मिराबिलस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम ये इनका है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना। और एनस मिराबिलस का जो प्रीफेस है, देखिए जब भी ड्राइडन की बात करेंगे उनकी प्रीफेस, चाहे वो उनके प्लेज रहे हो, चाहे उसमें ट्रोलियस एंड क्रेसिडा रहा हो, चाहे उसमें आपका कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा रहा हो, चाहे उसमें इंडियन एम्परर रहा हो, सबके जो प्रीफेस हैं उनके प्रीफेस जॉन ड्राइडन के जो है क्रिटिसिज्म के शानदार एग्जाम्पल हैं। वो कहीं पर हमें हीरोइक जो है प्लेज के बारे में बात करते नज़र आएंगे, कहीं पर जो है रिलीजन की बात करते नज़र आएंगे, कहीं पर पोइट्री के स्टाइल्स की बात करते नज़र आएंगे। तो इट मीन्स दैट ही वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑल्सो। तो जहाँ पर भी प्रीफेस की बात होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ड्राइडन का बन जाता है, वो आपने ध्यान रखना, चाहे वो प्ले हो चाहे वो एनस मिराबिलस हो।
अब देखिए, जब चार्ल्स आए तो इन्होंने काफ़ी सारा उनके जो है आने में एक्सटेंशन में काफ़ी सारी पोएम्स लिखी, उनके प्रेज में काफ़ी सारे पोएम्स लिखी। When we write in praise of someone, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैनग्रिक्स। अब जब हमने ड्रामा पढ़ा था तब भी पढ़ा था, इन्होंने टू मिस्टर कॉन्ग्रीव द डबल डीलर, कोल्ड डबल डीलर, ऐसा करके लिखा, वो पोएम लिखी, तो दैट इज ऑल्सो अ पैनग्रिक, क्योंकि वहां पर भी क्या है, ये किसी का प्रेज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसके अलावा डॉक्टर शार्लेटन, इनकी भी जो है प्रेज में इन्होंने पोइट्री लिखा। उसके बाद कॉन्ग्रीव हो गया, रॉबर्ट हावर्ड हो गया। उसके बाद टू लेडी मेनस्टेन, इनकी सब के जो है प्रेज में पोइट्री लिखा। एंड ऑल दीज पोएम्स आर नोन एज पैनग्रिक्स और फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, एक तो टर्म क्लियर हुई, उसके साथ ही हमें पता लगा कि ये सारा जो है वो लिखा ड्राइडन है। इसके अलावा उन्होंने, जैसे मैंने बोला, चार्ल्स के लिए भी काफ़ी सारा लिखा है, और चार्ल्स के लिए जो पोएम उनके लिए लिखा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो है रेडेक्स वाला जो पोएम है दैट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारा उसके ऊपर बात हुई है बीच में भी। और भी कई सारी पोएम चार्ल्स के लिए तो उन्होंने लिखी हैं, छोटी छोटी जो पोएम्स हैं उनके प्रेज में। तो इस तरीके से ये रहा है। अब उनका एक जो बहुत बड़ा वाक है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं जो ड्राइडन है उनके स्टायर के ऊपर। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट नियो क्लासिकल पीरियड एंड स्पेशली स्टायर, देन 3 people come into our mind. The first one is John Dryden, the second one is Alexander Pope, and third one is Jonathan Swift. ये 3 लोग जो है, तीनों ही लोग बहुत ही शानदार क्रिटिक रहे हैं। एंड वन मोर, सैमुअल बटलर, पुडिकदास जिसका रहा है। अब देखिए, ड्राइडन की बात करेंगे तो एब्सोलम एंड अचिटोफेल इज देयर, मैक फ्लैकनो इज देयर, मेडल इज देयर। यदि हम पोप की बात करेंगे तो वहाँ पर डनसीएड वगैरह है। यदि आप स्विफ्ट की बात करोगे तो बैटल ऑफ बुक्स है, क्या बोलते हैं उसको, गुलिवर्स ट्रैवल है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलते हैं। तो इस तरीके से स्टायर का ही दौर था। देखिए, अब जो जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन को फर्स्ट, ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। वैसे इसकी बात जब हम इनके क्रिटिकल वर्क पढ़ेंगे तभी करनी चाहिए थी। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और लैंग्वेज के बारे में, जो पोइट्रिकल जो लैंग्वेज है, जो उसमें रिफॉर्म हुआ है, रिफॉर्म नंबर की बात हमने की थी, उसके लिए डॉक्टर जॉनसन अपनी बुक लाइव्स ऑफ पोइट्स में बोलते हैं, he found it in bricks and left marble। यहाँ जो इट से मतलब है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी कि उनको वो किस में मिलता है, ब्रिक्स में मिलता है, और छोड़ के किस में जाते हैं, मार्बल में छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जॉन ड्राइडन का इंग्लिश लैंग्वेज में रहा है। दैट्स वाई डॉक्टर जॉनसन उनके बारे में इस तरीके से बोलते हैं। दूसरा, ये फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जॉनसन के बारे में क्या है, देखिए, जो फर्स्ट पोइट लॉरेट थे इंग्लिश के, यानी कि इंग्लैंड के, वो थे बेन जॉनसन।
एवरीबडी नोज। बहुत लोग शेक्सपियर को आंसर कर देते हैं, दैट्स रॉन्ग। लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट वो है जॉन ड्राइडन, और इनके सक्सेसर हैं सेडवेल, टॉमस सेडवेल, और दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त राइवलरी थी। ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके बाद इनके राइवल ही क्या बोलते हैं पोएट लॉरेट बनते हैं। तो ये 3-4 फैक्ट और थे जो आपको पता होना चाहिए ड्राइडन के बारे में। अभी हम इनका जो स्टायर है, वन ऑफ द बेस्ट स्टायर बाय जॉन ड्राइडन इज एब्सोलन एंड अचीटोफेल। अचीटोफेल पब्लिश्ड इन 1668। ये वो वर्क है जो एक माइलस्टोन है इंग्लिश लिटरेचर में, ड्राइडन के लिए भी और इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि इसके बाद मैक फ्लैकनो आता है, मैडल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स आने बाकी हैं, बट दिस इज द माइलस्टोन, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स रिटन बाय जॉन ड्राइडन। अब ये जो है दीज आर बिब्लिकल कैरेक्टर्स। देखिए जो इसमें स्टोरी है दैट इज बिब्लिकल स्टोरी। ठीक है, बिब्लिकल स्टोरी है, उसमें क्या है कि जो किंग डेविड हैं, किंग डेविड हैं, ये बिब्लिकल स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। जो किंग डेविड आपके हैं वो क्या करते हैं, उनका जो सन है एब्सोलम, वो इनके खिलाफ रिबेल कर देता है। किंग डेविड के खिलाफ इनका सन जो है एब्सोलम, वो रिबेलियन है। ठीक है, अब ये वाली स्टोरी इसमें इसने पुट की है, लेकिन ये यहाँ बिब्लिकल स्टोरी नहीं बता रहा है ड्राइडन, इट्स एन एलिगरी। ये क्या है, इट इज एन एलिगोरिकल वर्क। और ये कैसा पॉलिटिकल एलिगरी यू कैन कॉल इट। ठीक है ना। अब ये क्या होता है एलिगरी, मतलब एक तो सरफेस मीनिंग है और दूसरा जो है सिंबॉलिकल मीनिंग है। यानी कि दीज कैरेक्टर्स एब्सोलम एंड अचीटोफेल, दो दे आर बिब्लिकल कैरेक्टर्स, बट एट द सेम टाइम दे आर रिप्रेजेंटिंग द पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, द रियल पॉलिटिकल कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। तो जब एक सरफेस मीनिंग होता है और उसका एक सिंबॉलिकल मीनिंग होता है, तो दो मीनिंग एक साथ चलते हैं, तो ऐसा जो टर्म होता है, ऐसी जो जोनरा होती है, उसको बोलते हैं एलेगरी। अब ये एक एलेगोरिकल वर्क है, पॉलिटिकल एलेगरी ये है। अब वहाँ पर क्या है कि अभी चार्ल्स को, जो किंग चार्ल्स हैं, इनको अपना सक्सेसर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक तो है टोरी और दूसरा है विग। क्लियर, ये चाहते हैं कि जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है वो सक्सेसर बने, ये चाहते हैं जो ड्यूक ऑफ मनमथ है ये सक्सेसर बने। क्लियर है। और जो ड्राइडन है वो किसकी साइड है, वो इनकी साइड है। जैसे हमने देखा कि मिल्टन के टाइम पे जो मिल्टन थे वो किसकी साइड हो गए थे, पार्लियामेंट की साइड हो गए थे। तो ठीक ऐसा ही कंट्रास्ट अभी भी है, एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं। ये जो है ये लेजिटिमेट सन है किंग का, ये क्या है, ये इलेजिटिमेट सन है। ये लेजिटिमेट सन है। ये लोग चाहते हैं कि जेम्स वन जो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क है वो किंग बने, सक्सेसर बने, और जो विग हैं वो चाहते हैं ड्यूक ऑफ मनमथ जो कि एक इलेजिटिमेट सन है किसका, किंग का। और आखिर में ये लोग सफल होते हैं, यानी कि ड्यूक ऑफ मनमथ बिकेम द किंग, ड्यूक ऑफ मनमथ ही बिकेम द किंग, और इन लोगों की हार होती है। ठीक है। उसके बाद आगे चल के इन लोगों के खराब डिसीजन की वजह से 1668 में जेम्स
और मैरी, हस्बैंड वाइफ जो है वो यहाँ पर जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं वो होता है, और पार्लियामेंट्री विक्ट्री वहाँ पर होती है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट बन जाती है। ये इसके आगे की कहानी। अब ये जो चल रहा है, अब इसको एब्सोलम एंड अचीटोफेल से कैसे जोड़े? देखिए जो एब्सोलम है, अब मैं थोड़ा सा लिख के ही आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जो किंग चार्ल्स है वो बिब्लिकल किंग डेविड है। इसमें पोएम में जो किंग डेविड है एक्चुअली वो इंग्लैंड के जो किंग चार्ल्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एब्सोलम है उल्टा हो गया, ड्यूक ऑफ मनमथ है, ये कौन है? ये एब्सोलम है, ठीक है। और ड्यूक ऑफ मनमथ एब्सोलम हो गया, किंग चार्ल्स आपके डेविड हो गए, ये फादर सन है। और ये एब्सोलम जो है वो रिवोल्ट करता है। क्या करता है? रिवोल्ट करता है। उसके बाद बकिंगम, ये बकिंगम कौन है? ये जिमरी है। ये जिमरी कौन है? जिमरी इज द एडवाइजर ऑफ एब्सोलम। जो है ये क्या है? ये इसका क्या बोलते हैं आपका एब्सोलम है। और इसके बाद है जो रह गया सैफ्ट्सबरी, ये कौन है? अचीटोफेल। अचीटोफेल, सैफ्ट्सबरी कौन है? ये अचीटोफेल है। ये हमने ध्यान रखना था। ये जो है सॉरी ये एडवाइजर कौन है? ये एडवाइजर है, जिमरी नहीं है, सॉरी। लेकिन जिमरी का जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी तक जितनी बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही आया है कि जिमरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज बकिंगम। या इस तरीके से पूछ लेता बकिंगम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज जिमरी। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। सैफ्ट्सबरी कौन है? अचीटोफेल है, ठीक है, जो कि एब्सोलम के यानी कि जो रिबेलियन है उसके सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। किंग चार्ल्स वो खुद किंग डेविड हैं। ड्यूक ऑफ मनमथ एब्सोलम है, रिबेलियन सन है। और बकिंगम जिमरी, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो जिमरी है। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पॉलिटिकल स्टायर है। और किस तरीके से ये लोग जो है करवा के लास्ट में जो है ड्यूक ऑफ मनमथ को किंग बना देते हैं, यानी कि सक्सेसर बना देते हैं। और उसके बाद 1688 में फिर गोल्डन रेवोल्यूशन होता है। तो जो बिब्लिकल थीम था उसको लेते हैं ड्राइडन, उस टाइम का जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ये बुक के पब्लिश होने से करीबन 1 वीक पहले जो सैफ्ट्सबरी है इनके ऊपर चार्ज था, ठीक है, किसका? ट्रीजन का। ट्रीजन का चार्ज इनके ऊपर लगा हुआ था, ट्रायल चल रही थी। लेकिन ये जो है क्या होता, जस्ट 1 वीक बिफोर ही वॉज एक्विटेड, वहाँ से बरी हो जाता है, उस चार्ज से बरी हो जाता है। और जब ये इस चार्ज से बरी होते हैं तो क्या होता है, ये लोग खुशी मनाते हैं। ये कौन है? विग्स हैं, विग्स हैं। जब ये इस चार्ज से फ्री होते हैं तो वहाँ पर एक मेडल जो है लोग दिया जाता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये मेडल दिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। और उसके ठीक 1 वीक के बाद ही एब्सोलम एंड अचीटोफेल वो पब्लिश होता है। तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इससे ड्राइडन को बड़ा गुस्सा आता है और लगता है कि यार ये तो जीत तो गए ही थे ये पहले। अब जो है ड्राइडन क्या लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं, दैट इज मेडल। अनदर स्टायर बाय जॉन ड्राइडन इज द मेडल।
क्योंकि उन लोगों ने जो है मेडल यूज किया है जीतने के बाद सेफ्टसरी के लिए, तो अब वो मेडल के नाम से ही एक स्टायर लिखते हैं। इट इज ऑल्सो अ स्टायर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1682। अब ये क्या था? इट वॉज एन अटैक ऑन सेफ्टसबरी, ये इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक था। ठीक है, अभी फिर क्या हुआ कि ये इसके ऊपर अटैक था। अब इनके जो राइवल पोइट थे, राइवल पोइट कौन थे? टॉमस सिडवेल। अब जो सिडवेल साहब हैं वो क्या करते हैं, इनका जवाब देने के लिए, ड्राइडन का जवाब देने के लिए लिखते हैं मेडल ऑफ जॉन बेज। देखिए जॉन बेज, एक वाक में ड्राइडन अपने आप को जॉन बेज करके जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वाक टॉमस सिडवेल इनका जवाब करने के लिए लिखते हैं द मेडल ऑफ जॉन बेज। जो मेडल लिखा, द मेडल, जिसमें सेफ्टसबरी को स्टायराइज इन्होंने किया है, 1682 में पब्लिश होता है। अभी सेम टाइम पे टॉमस सिडवेल इनको जवाब करते हैं। अब फिर से ड्राइडन को जो है गुस्सा आया और यही चीज़ आपको पोप में भी मिलेगी, यही चीज़ आपको ड्राइडन में भी मिल रही है। अब ड्राइडन जो है बैठने वाले तो थे नहीं। नाउ ड्राइडन रोट अनदर स्टायर दैट वाज मैक फ्लैक्नो, इट ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1682। अब अनदर स्टायर आया है, ये किसका जवाब आया है? ये सिडवेल का जवाब आया है, टॉमस सिडवेल। पहला जो बाउंसर था वो सेफ्टसरी के ऊपर था, दूसरा जो बाउंसर है वो किसके ऊपर आया है? वो सिडवेल के ऊपर आया है। अब इसकी कहानी क्या है? देखिए जो फ्लैक्नो है, ही वॉज एन आयरिश प्रीस्ट। ठीक है, आयरिश प्रीस्ट। फ्लैक्नो वॉज एन आयरिश प्रीस्ट एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ a poet, but he was not a great poet। कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने आप को एक पोइट समझता था। और जो है होता क्या है, एंड्रयू मार्वल वो रोम में उनसे मिलते हैं। ही मैट फ्लैक्नो इन रोम, ओके। और उसके ऊपर जो है वो पोएम लिखते हैं। फिर क्या नाम है हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, मार्वल साहब उसके ऊपर पोएम लिखते हैं और वहाँ पर उनको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि नॉनसेंस पोएट ही वॉज। अब उसके बाद, मार्वल की उस पोएम के बाद, जो फ्लैक्नो बिकेम द सिंबल ऑफ बैड पोएट। कोई भी जो है बैड पोएट हुआ, नॉनसेंसिकल पोएट हुआ, उसके लिए फ्लैक्नो एक सिंबल यूज होने लगा। वो एक, ये मान लीजिए कि सिंबल बन गया, आर्किटाइप बन गया उसके लिए। अब इसीलिए ड्राइडन जो है अपना टाइटल रखते हैं मैक फ्लैक्नो, मतलब फ्लैक्नो तो ये एंड्रयू मार्वल वाला फ्लैक्नो है। नाउ मैक फ्लैक्नो इज द सक्सेसर ऑफ फ्लैक्नो, सक्सेसर ऑफ फ्लैक्नो। फ्लैक्नो मीन्स बैड पोएट एंड हु दिस मैक फ्लैक्नो इज? मैक फ्लैक्नो इज टॉमस सिडवेल। ठीक है जी, यहाँ पर मैक फ्लैक्नो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉमस सिडवेल को रिपोर्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस पोएम में बहुत बढ़ा चढ़ा के आप पढ़ोगे तो बहुत ही मतलब ह्यूमरस पोएम भी, आयरोनिकल पोएम भी, वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो मैक फ्लैक्नो, जो कि एक स्टूपिडिटी जो एम्पायर था उसके किंग थे, अब उनको अपने लिए एक सक्सेसर चाहिए। वो इधर उधर पूरा देख के तसल्ली करके, काफ़ी तसल्ली करने के बाद उसको जो मोस्ट स्टूपिड, मोस्ट नॉनसेंस जो सक्सेसर मिलता है, उसके लिए पूरी तरीके से फिट जो बंदा है, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फिटेस्ट इज मैक फ्लैक्नो। अब इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या करेगा। देखिए उस पोएम में एक लाइन है जो अपने आप में ये कहानी कहती है, हु स्टैंड कन्फर्म्ड
इन मोस्ट स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी किसके लिए लाइन यूज हुई है? टॉमस सेडवेल के लिए यूज हुई है। तो यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ये मैक फ्लैकनो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेडवेल को रिप्रेजेंट करता है। फ्लैकनो कौन थे? आयरिश प्रीस्ट थे, बैड पोएट थे। एंड्रयू मार्वल उनको जो है उनके ऊपर पोएम लिख के क्रिटिसाइज करते हैं, उनको रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके आगे चलकर फ्लैकनो जो है बिकेम द सिंबल ऑफ अ बैड पोएट, एंड दैट्स व्हाई दिस मैक फ्लैकनो इज द सक्सेसर ऑफ फ्लैकनो, एंड दिस टाइम यू कैन से मैक फ्लैकनो रिप्रेजेंट्स टॉमस सेडवेल, द राइवल पोएट ऑफ जॉन ड्राइडन, जिन्होंने द मेडल ऑफ जॉन बेज लिखा था, उसका जवाब आया मैक फ्लैकनो के जो है रूप में। अब देखिए होता क्या है, हमने अभी जो वर्क पढ़ा था एब्सोलम एंड अचीटोफेल, एब्सोलम एंड अचीटोफेल जो कि पब्लिश हुआ था 1668 में, अभी उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पब्लिश होता है एब्सोलम एंड अचीटोफेल। दिस इज पार्ट सेकंड। This part has 1140 lines in totality. Only 200 lines written by Dryden. Rest of lines कितना बच गया? 940 written by नहूम। इनका पूरा नाम है टेट नहूम। बाकी का जो 940 लाइन्स है वो किसने लिखा है? वो लिखा है नहूम ने, टेट नहूम ने। अब यहाँ पर देखिए, एक तो टॉमस सेडवेल के साथ तो है इनका राइवलरी, टॉमस सेडवेल के अलावा इनका राइवलरी एक और पोइट के साथ है, दैट इज एलकना सेटल। ठीक है, इनके साथ भी ड्राइडन का राइवलरी है, ये भी ड्राइडन का राइवल है। तो इन दिस पोएम ही इज ऑल्सो क्रिटिसाइज एंड रिडिक्यूल्ड बाई ड्राइडन। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि जो ड्राइडन का जवाब रहता है स्टायरिकल फॉर्म में रहता है और जो है जेनियल फॉर्म में रहता है, लेकिन जो सेडवेल के जवाब आए हैं दैट वो जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल हार्स स्टायर, ये डिफरेंस दोनों के जो है लिखने के तरीके में था, इसको जरूर ध्यान आप रखोगे। अब देखिए जो एलकना सेटल है, अब डायरेक्ट तो वो नाम नहीं ले रहे हैं आपस में, एक रिप्रेजेंटेशन के जरिए उनको एक जो है कोई एक वो चाहिए, एल्गोरिकल कैरेक्टर चाहिए जिसके जरिए वो उसको जो है जवाब करते हैं। यहां पर जो एलकना सेटल के लिए यूज हुआ है दैट इज डोइक और ओग। ये दो लोग जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाते हैं ड्राइडन के इस केस में, एंड दिस पर्सन रिप्रेजेंट्स एलकना सेटल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सोलम एंड अचीटोफेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहूम टेट का ये वाक है, सेकेंड पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। तो ये थे स्टायर, ड्राइडन के स्टायर थे। स्टायर में बात करें तो सबसे पहले था एब्सोलम एंड अचीटोफेल पार्ट 1, एब्सोलम एंड अचीटोफेल पार्ट 2, उसके बाद आपका आया मेडल, द मेडल, और द मेडल के बाद आया मैक फ्लैकनो। तो ये थे उनके स्टायर। अब स्टायर्स के बाद जो है बात करते हैं हम ड्राइडन के। इन्होंने जो है उसको हम ट्रांसलेशन के बजाय स्टायर में ही रखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बोला था ट्रांसलेशन की जुवेनल की जो 1693 में पब्लिश होती है, इसके एक प्रीफेस है, इसमें एक प्रीफेस छपता है जुवेनल का, जो उसमें एक प्रीफेस जो है छपता है, और वो प्रीफेस जो है उसका जो टाइटल है अ डिस्कोर्स कंसर्निंग इसको ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टायर। अपने आप में यहाँ पर ये एक डिस्कोर्स और ये मानिए कि एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, अ डिस्कोर्स ऑन कंसर्निंग
of progress and original style। ये किसका प्रीफेस है? जो ट्रांसलेशन है जुवेनाइल की और पब्लिश होती है 1693 में। इट इज़ द प्रीफेस टू दिस ट्रांसलेशन वेयर ही टेल्स अस अबाउट व्हाट स्टायर इज, मतलब अपना जो स्टायर का जो फिलोसफी उनका है वो इसमें बताते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके जो प्रीफेसेज हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द प्रीफेसेज ऑफ प्लेज और वेदर द प्रीफेसेज ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोइटिकल वर्क्स, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर द क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स। बहुत शानदार क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उनका अपना फिलोसफी, उनका अप्रोच, उनका स्टाइल साफ साफ दिखता है। अब इसके बाद इन्होंने दो जो है वो रिलीजियस वर्क लिखे। स्टायर की बात हो गई है, नाउ रिलीजियस वर्क्स। देखिए जो भी बड़े पोइट हुए हैं इंग्लैंड के वो सारे रिलीजन से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, चाहे वो मिल्टन है चाहे अब हम ड्राइडन की बात कर रहे हैं। और हमें साफ पता है कि उस टाइम पे जो टोरी और विग जो दो पार्टीज है दोनों के बीच काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। अब ऐसे में उनका एक वाक आता है दैट इज रिलीजियो लाइसी। टोटल 456 लाइन्स आर देयर written in heroic couplet, ठीक है ना। अब इस वाक में जो लाइसी है इसमें वो इंग्लैंड का जो रिलीजन का उस टाइम का स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें वो बेसिकली तीन चीज़ों की बात करते हैं थीम। नंबर एक, फॉलिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। फॉलिबिलिटी का मतलब होता है टू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है ना। अब वो ह्यूमंस का जैसे बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन, तो एक तो इसकी बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेडिशन। यहाँ से कि वो जो उन्होंने 3 बार अपना रिलीजन को चेंज किया, अपने फेथ को चेंज किया है, उसका हिंट यहाँ पर मिलता है। जो हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि रोमन कैथोलिक थे तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी ये जो है बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजियो लाइसी पब्लिश्ड इन, अच्छा नहीं लिखा मैंने, पब्लिश्ड इन 1682, टोटल 456 लाइन्स, रिटन इन हीरोइक कपलेट एंड इट इज अ डिस्कोर्स ऑन रिलीजन। एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट है जहाँ पर 3-4 बेसिक बातों के ऊपर जो है वो काम करते हैं, थीम है। नंबर 1 इज फॉलिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमन का जो एर, जो हमसे जो गलतियाँ होती हैं वगैरह वगैरह, यू नो काफ़ी सारे इसके ऊपर तो वर्क्स लिखे गए हैं, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं, आपको पता। अब दूसरे नंबर पे बात आती है, वो आती है अनसर्टेनिटी ऑफ फेथ, अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि इनको खुद जो है अपना जो फेथ है वो 3 बार चेंज करना पड़ता है लाइफ में। तो देयर वर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, अपहीवल्स एट दैट टाइम इन द रिलीजन, रोमन कैथोलिक वर्सेज एंग्लिकन चर्च, प्रोटेस्टेंट, और वो सारे के सारे जो है वो चलते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब इसमें यहाँ पर वो हिंट हमें मिलता है। थर्ड वन इज चर्च ऑफ इंग्लैंड, एट दैट टाइम व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एंग्लिकन चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से वो चीज़ें निकल के आती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनका वाक है ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज हिंद एंड द पैंथर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इनका वाक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको आप प्लीज़ नोट करेंगे। ये पब्लिश होता है 1687 में, नंबर 1। इट इज़ अ बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल का मतलब क्या है कि द स्टोरी इन विच बीस्ट एनिमल्स दे टॉक, वॉक, बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, उसको हम बोलते हैं फेबल।
बीस्ट फेबल है, पब्लिश 1687 में होता है, टाइटल हिडन पैंथर है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वाक्य की है, इट इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है कि देर आर सर्टेन एनिमल्स एंड दीज एनिमल्स रिप्रेजेंट a certain kind of religious faith that was prevalent in Europe at that time। उस टाइम का जो यूरोपियन फेथ था, रिलीजियस फेथ था, एक जो है ट्रैक्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अभी यदि बात करें तो सबसे पहले जो है जो किंग चार्ल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कौन सा एनिमल करता है, दैट इज लायन। कौन सा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लायन। लायन उनको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने जो है ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये वाला, ये रोमन कैथोलिक है, उधर लिखते हैं एनिमल को, उधर लिखते हैं। रोमन कैथोलिक कौन है, ये है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और सारे जो है कई सारे एनिमल्स रहते हैं और उसमें हम बात करेंगे जो दूसरे नंबर का है, ये हो गया। तो इसके बाद ये, क्योंकि जो ड्राइडन है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं। तो ये है चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये कौन है, पैंथर है, ठीक है। इसके बाद एप कौन है, फ्री थिंकर है। और उसके बाद आपका है जी 1 2 3 4, एक आपका वुल्फ, प्रेस्बिटेरियंस। ठीक है, प्रेस्बिटेरियन है। और एक और इसमें जो है अभी रहता है हेयर, दैट इज क्वेकर, हेयर। ये कौन है, क्वेकर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये लोग कौन कौन हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स, वो लायन, रोमन कैथोलिक रिप्रेजेंटेड बाय हिंद, चर्च ऑफ इंग्लैंड बाय पैंथर, एप फ्री थिंकर, वुल्फ प्रेस्बिटेरियन, हेयर क्वेकर है। और पोएम में दिखाया जाता है कि फिर जो ये आपका पैंथर है, ये यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटलिटी इसको मिलती है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से पोएम का डायलॉग आगे चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक जो था, ये था आपका क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये रिलीजियस जो है वाक था, रिलीजन के ऊपर ये बेस करता है। इसके बाद इनका जो वाक है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वो वाक आपका है, इनकी बात करें तो ट्रांसलेशन की थोड़ा सा बात करते हैं। पेनग्रिक्स हो गया, इनका जो है आपका एलिजी हो गया, एलिजी के बाद आपका और इनका जो है रिलीजियस वर्क्स हो गई, स्टायर हो गई। तो अभी रहता है इनका ट्रांसलेशन। लाइफ के जो है लेटर फेज में इन्होंने ट्रांसलेशन के ऊपर काम किया। उसमें इनका एक तो ओविड्स एपिसल्स, मेटामॉर्फोसिस, इसके ऊपर काम किया है। और होमर का जो वाक है इलियड, इसके कुछ पार्ट को ट्रांसलेट किया है। जोवेनल के जो स्टायर हैं उसको भी ट्रांसलेट इन्होंने किया है। और इसके अलावा जो है एनेड, ये किसका वाक है, ये वर्जिल का वाक है, इसका भी जो है इन्होंने ट्रांसलेशन की है। तो इन द लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ ही कंसंट्रेटेड ऑन ट्रांसलेशंस एंड दीज आर जॉन ड्राइडन्स ट्रांसलेशन, ओविड्स एपिसल्स एंड मेटामॉर्फोसिस,
होमर का इलियड के कुछ पार्ट्स को ट्रांसलेट किया है, जुवेनाइल के स्टायर को ट्रांसलेट किया है, और वर्जिल का जो एपिक है दैट इज एनेइड उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इसके बाद द लास्ट बट नॉट लिस्ट, वैसे तो काफ़ी सारा है लेकिन एक और वर्क जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्रिटिकल वर्क है, दैट इज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो 1668 में पब्लिश होता है, 1668। देखिए इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? सबसे पहला इस तरीके का डॉक्यूमेंट आया था फिलिप सिडनी का। किसका डॉक्यूमेंट आया था? फिलिप सिडनी का आया था। फिलिप सिडनी के बाद ड्राइडन का डॉक्यूमेंट आता है, ड्राइडन के बाद आएगा आपका पीबी शैली का, और उससे पहले क्रिटिकल डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड बाई कोलरिज, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड्सवर्थ। अब इसमें क्या है जो ड्रामेटिक पोएजी है, ड्रामेटिक पोएजी जो पब्लिश होता है ये डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर जो है बेसिकली 4 लोग हैं। 4 लोग कौन कौन हैं? निंडर, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये निंडर कौन है? ये ड्राइडन हिमसेल्फ है। ड्राइडन किसको फेवर कर रहे हैं? मॉडर्न इंग्लिश जो राइटर हैं उनको फेवर कर रहे हैं, ठीक है, उनको फेवर कर रहे हैं। और इनके ऊपर चार्ज क्या है, जो फ्रेंच जो चार्जेज लगाते हैं वो ये है कि दे आर डिविएटिंग द यूनिटीज ऑफ ड्रामा, एरिस्टोटेलियन यूनिटीज, एक्शन, टाइम, प्लेस। लेकिन जो उसमें क्या बोलते हैं, जो ड्राइडन है वो डिफेंड करते हैं उसके लिए। दूसरा जो बंदा इसमें है वो है क्राइटस। ये क्राइटस कौन है? हु फेवर्स एंसेंट। एंसेंट को जो है ये फेवर करता है, ये कहता है कि एंसेंट्स आर सुपीरियर टू द मॉडर्न्स, ये इनको तवज्जो देता है मॉडर्न्स के ऊपर। ड्राइडन जो है, जो निंडर हैं, वो मॉडर्न जो इंग्लिश प्ले राइट हैं उनको तवज्जो देता है। और जो तीसरा बंदा है दैट इज लिसिडस जो है, ये जो मॉडर्न फ्रेंच जो प्ले राइट हैं, कहता है कि फ्रेंच प्ले राइट्स आर फार बेटर देन इंग्लिश प्ले राइट्स। तो जो लिसिडस है ये फ्रेंच प्ले राइट को, मॉडर्न फ्रेंच प्ले राइट्स को तवज्जो देता है। और इसके अलावा एक जो रह गया यूजीनियस, ये मॉडर्न राइटर्स को, मॉडर्न्स इन जनरल, मॉडर्न राइटर्स को जो है तवज्जो देता है एंसेंट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये डायलॉग फॉर्म में है जहाँ 4 लोगों के डायलॉग हैं, चारों लोग एक मॉडर्न राइटर्स को जो है फेवर कर रहा है, एक फ्रेंच को फेवर कर रहा है, एक एंसेंट को फेवर कर रहा है, तो एक जो है वो रेस्टोरेशन जो ड्रामेटिस्ट है उनको फेवर कर रहा है। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कौन किसको फेवर कर रहा है ये क्वेश्चन बनता है। और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज निंडर, ये कौन है, क्योंकि ये ड्राइडन खुद थे। इसमें पूरे के पूरे उसमें जब ये ड्राइडन यहाँ पर इनको फेवर करता है, डिफेंस करता है, तो ये कोट करता है एपिकोइनी और साइलेंट वुमन, द प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जो प्ले लिखा हुआ है उसको यहाँ पर एक मॉडल प्ले की तरह प्रेजेंट करता है पूरे के पूरे जो एसे में। इसके अलावा एक जो शुरू में फैक्ट हमने डैनम का जो कूपर्स हिल था उसके बारे में भी डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि ये एक मॉडल है, इस तरीके के लिखने का एक मॉडल है, वो भी आप साथ में याद रखोगे। तो फ्रेंड्स ये थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने इसके अलावा जो प्रीफेसेस लिखे उनके प्लेज के प्रीफेसेस थे। इसके अलावा जो चार्ल्स जब बनते हैं किंग उसके ऊपर काफ़ी सारे पेनग्रिक्स लिखे। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ उनका था लेकिन वो माइनर है। जो मेजर था शायद ही वो छोटा हो और शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट हमने टच ना किया हो जहाँ से ड्राइडन से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो आगे के जो स्टाइलिस्ट हैं, चाहे उसमें आपके सैमुअल बटलर हो या अलेक्जेंडर पोप हो। थैंक यू वेरी मच।